नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे पिछले लेक्चर में एसएफडी बीएमडी चल रही थी। एसएफडी बीएमडी भी लगभग होने वाली है, करीब करीब एसएफडी बीएमडी हो गई है। अब साथ में स्टील स्ट्रक्चर को और ले लिया है कि स्टील स्ट्रक्चर की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी। कई बच्चे कह रहे थे स्टील स्ट्रक्चर में भी कुछ चैप्टर और करा दी जिससे हम आसानी से पास हो जाएँ। तो उसमें भी कई मैंने जब कमेंट देखे थे तो कॉलम बेस चैप्टर का बहुत बच्चों ने कहा था कॉलम बेस करा दो, कॉलम बेस चैप्टर करा दो। तो आज हम स्टील स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे और उसमें भी कॉलम बेस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, स्टील और आरसीसी का फंडा क्या है। स्टील और आरसीसी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कोड पर डिपेंड है, आपके कोड पर डिपेंड है। किस पे? कोड पर। अगर आपको कोड का यूज़ करना आएगा तो आप इजीली पास। इसमें सिर्फ डिपेंड करते हैं डिज़ाइन के क्वेश्चन, सारे आपके डिज़ाइन के क्वेश्चन आते हैं। अब आरसीसी में क्या था, कंक्रीट और सरिये से मिलके जो डिज़ाइन है जो क्या बनती है, बीम बनता है, कॉलम बनता है। आरसीसी में आपके पास क्या क्या था, बीम डिज़ाइन थी, फिर आपकी स्लैब डिज़ाइन आ गई थी, फिर आपके कॉलम डिज़ाइन आ गए थे, फिर आपकी फुटिंग डिज़ाइन आ गई थी, ये मैं, और फिर स्ट्रेस कंक्रीट आ गई थी। ये चीज़ की थी फिर स्ट्रेस। अब स्टील में क्या है, स्टील मेंबर से तो स्टील के स्ट्रक्चर को कैसे जोड़ोगे, या तो बोल्ट कनेक्शन से, बोल्ट से जोड़ोगे, बोल्ट कर लिया हमने। फिर वेल्ड से कनेक्शन से, वेल्ड कर दे, बोल्ट नहीं तो वेल्ड से। और फिर आपने पढ़ा था टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर ट्राई करूँगा, वो करूँगा कॉलम बेस, कॉलम बेस। अब सबसे पहली बात तो स्टील और आरसीसी को करते समय आपके पास कोड ज़रूर होना चाहिए। लिमिट स्टेट, आपके लिमिट स्टेट चल रही है और लिमिट स्टेट के अंदर कोड लगता है आपको कौन सा, IS 800 2007, ये वाला कोड। अगर नहीं है किसी के पास तो IS 800 2007 ये आपका जो कोड लगता है स्टील स्ट्रक्चर का। इस कोड को अपने पास होना चाहिए स्टील में। और एक स्टील के लिए आपके पास कोड के साथ साथ में ये टेबल और होनी चाहिए आपके पास, ये टेबल। इसमें भी 2-4 चैप्टर, 4-5 चैप्टर है वो इसी हेल्प देंगे। यहाँ तक मैं टेंशन मेंबर कराया था तो आपने देखा होगा इस टेबल की आवश्यकता पड़ी होगी। मार्केट में 50 से 60 रुपये में मिल जाती है टेबल, ये स्टील टेबल। फ़ोटोकॉपी कराने की आवश्यकता नहीं है, फ़ोटोकॉपी कराओगे 20 से 30-40 रुपये लग जाते हैं, तो इसलिए बढ़िया 50 से 60 रुपये ज़्यादा की टेबल नहीं है ये। 50 रुपये तक की टेबल मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है और मैक्सिमम बच्चों के पास होगी। मुझे पूरी आशा है आप जब पढ़ रहे हो तो आपके पास ज़रूर होगी स्टील टेबल। और हमने टेंशन मेंबर किया था तो हमने उसमें इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया था। आज जब कॉलम बेस चैप्टर करने जा रहे हैं तो भी आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तो IS कोड होना चाहिए और कॉलम और स्टील टेबल होनी चाहिए। अब देखिए कॉलम बेस क्या होता है। कॉलम बेस क्या, स्टील का एक मेंबर है जो कि क्या करता है, जो कॉलम के लोड को, कॉलम बेस क्या होता है कि स्टील मेंबर है, क्योंकि आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसलिए लोहे का ही मेंबर होगा। एक स्टील मेंबर है जो क्या करता है, एक स्टील स्ट्रक्चर मेंबर है, स्टील स्ट्रक्चर मेंबर है, मेंबर है, मेंबर है जो कॉलम के लोड को, कॉलम के लोड को, कॉलम के लोड को फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र करता है। अब इसमें भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है, कॉलम बेस भी क्या होता है आपका, ये 2 प्रकार का होता है। कॉलम बेस भी क्या प्रकार होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्लैब बेस, एक होता है स्लैब बेस और एक होता है गसट बेस। गसट बेस, एक होती है स्लैब बेस, एक होती है गसट बेस। ये 2 आपके डिज़ाइन के क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं, न्यूमेरिकल। ये चीज़ थ्योरी आपसे कोई नहीं पूछता, कॉलम बेस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्लैब बेस क्या होता है, गसट बेस। आपसे डिज़ाइन के क्वेश्चन पूछ जाते हैं किसमें, एक तो स्लैब बेस में और एक गसट बेस में। अब से स्लैब बेस और गसट बेस में क्या डिफरेंस है, दोनों पार्ट कॉलम बेस के हैं। जब लोड कम आ रहा हो, जब डायरेक्ट लोड आ रहा हो या कम लोड आ रहा हो, तब तो यूज़ करते हैं स्लैब बेस का, कम लोड आ रहा हो। और जब मैक्सिमम ज़्यादा लोड आ रहा हो तो जब क्या इसको यूज़ करते हैं, जब हम ज़्यादा लोड आ रहा हो, ज़्यादा लोड आ रहा हो तो हम यूज़ करते हैं गसट बेस। कम लोड के लिए डायरेक्ट लोड आ रहा हो, एक्सल लोड आ रहा हो, जब तो कॉलम बेस यूज, स्लैब बेस यूज़ की जाती है। और ज़्यादा लोड आ रहा हो जब यूज़ की जाती है गसट बेस। अब से गसट बेस से भी ज़्यादा यूज आता हो लोड जब क्या करोगे, जब यूज़ करते हैं गिरलेज फाउंडेशन। गिरलेज फाउंडेशन आपने BT में पढ़ी होगी, गिरलेज फाउंडेशन। क्या पढ़ते हैं, गिरलेज फाउंडेशन। वो आपके सिलेबस में नहीं है गिरलेज फाउंडेशन। फिर वो उससे भी ज़्यादा आता है जब क्या करते हैं, जब सर प्लेट गिडर पे पहुंच जाते हैं,
फिर उससे भी ज़्यादा आता है तो क्या पहुँचते हैं, फिर अपने स्टीपनर पे पहुँच जाते हैं, वर्टिकल स्टीपनर, हॉरिजॉन्टल स्टीपनर। फिर तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे सिचुएशन चेंज होती जाती है और हम मटेरियल का अलग यूज़ करते जाते हैं। तो कॉलम बेस क्या हुआ, एक स्टील मेंबर जिसमें क्या करते हैं, जिसका यूज़ क्या किस काम आता है कि कॉलम के लोड को फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र करना होता है। स्टील की प्लेट होती है ये एक। अब कॉलम बेस क्या होता है, दो प्रकार का होता है। स्लैब बेस, जब लोड डायरेक्ट आ रहा हो या कम लोड आ रहा हो तो स्लैब बेस का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा लोड आ रहा हो तो गसेट बेस का यूज़ करते हैं। अब आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी छोटी सी है, इसको उतारो तो लिख लेना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, पूछते तो नहीं है अब, लेकिन फिर भी लिख लेना। मैं और इसकी थ्योरी आपको दिखा दूंगा। अब आपके पास स्लैब बेस का अब डिज़ाइन करेंगे हम। आपके क्वेश्चन सीधे, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूंगा, मैं सीधा क्वेश्चनों पे आऊँगा, आपके सीधे आपको ले जाऊँगा डिज़ाइन ऑफ स्लैब बेस पे। डिज़ाइन ऑफ स्लैब बेस पे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मेन पर्पज़ यही है, हमें एग्ज़ाम क्रॉस करना है, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही करवाएं, ना कि फालतू के ज्ञान से, ठीक है। एग्ज़ाम पर्पज़ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके स्लैब बेस। अब स्लैब बेस कराने से पहले आपको स्लैब बेस का डायग्राम शो करवा रहा हूँ मैं, वो डायग्राम आ रहा है, वो देख लेना स्लैब बेस का, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आपको उतार लेना, क्योंकि जब भी आपसे हो सकता है कई बार 2 नंबर का 1 नंबर का स्लैब बेस की थ्योरी पूछ ले, तो आप स्लैब बेस की थ्योरी का वो डायग्राम बनाओगे स्लैब बेस का, और आप उस थ्योरी को जो आपने अभी देखी थी उसको लिख दो। क्या स्लैब बेस का यूज कब किया जाता है, वही लोड ट्रांसफ़र करने, कॉलम के लोड को फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है, जब लोड डायरेक्ट आ रहा हो या लोड कम आ रहा हो। जब लोड कम आ रहा हो या डायरेक्ट लोड आ रहा हो, जब हमेशा स्लैब बेस का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्लैब बेस का डायग्राम आ रहा है आपके सामने, उसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं इसके आगे, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं स्लैब बेस की डिज़ाइन पर। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चनों में आपको, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टील टेबल और कोड का एग्जाम में अलग होता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन लिखवा ही देता हूँ, या तो लिख लो डिज़ाइन ऑफ स्लैब बेस। एक स्लैब बेस का डिज़ाइन कीजिए फॉर एक कॉलम। एक कॉलम के लिए, कॉलम कौन सा है, ये क्वेश्चन में आएगा ISHB 350/710 कॉलम। डिज़ाइन ए स्लैब बेस फॉर ए कॉलम ISHB 350/710 सब्जेक्टेड टू एन फैक्टर्ड एक्सियल लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, मतलब इस पर 1500 किलोन्यूटन का, लिख लो हिंदी में लिख लो, 1500 किलोन्यूटन का एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, लोड लग रहा है। तो स्लैब बेस का डिज़ाइन कीजिए। तो स्लैब बेस का डिज़ाइन कीजिए FE 410 स्टील के लिए, FE 410 ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, FE 410 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए कीजिए। अब इसमें भी देखो 2 कंडीशन होती हैं, आपको ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। अब देखो, अपन किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए, स्टील मेंबर को जोड़ने के लिए, कोई 2 स्टील मेंबर हैं, इसको आप कैसे जोड़ सकते हो, या सर वेल्ड कर दो या इनको बोल्ट कर दो। अब कई बच्चे कहे सर बोल्ट की जगह, 1-2 कमेंट आए सर आप बोल्ट पढ़ाते हो, बोल्ट की नहीं, वो रिवेट होता है। देखिए रिवेट होता है, रिवेट का यूज़ अपन वर्किंग स्ट्रेस में करते थे, बस रिवेट का ही चीज़ वही है। रिवेट का लगभग काम बोल्ट की तरह ही होता है, रिवेट का काम और बोल्ट की तरह उसके डिज़ाइन और क्वेश्चन सेम चलते हैं, बस रिवेट का यूज हुआ था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, इसलिए उसका थोड़ा बहुत फार्मूला चेंज होता है, और बोल्ट का हो रहा है लिमिट स्टेट मेथड में। अब रिवेट और बोल्ट का लगभग, रिवेट क्या होती है, रिवेट होती है आपने जैसे गाड़ी पे नंबर प्लेट लगती है जाके बस वहीं पिंच हो जाती है, बोल्ट की तरह वो एकदम फिक्स हो जाती है, काम वही होता है बोल्ट की तरह उसका। तो रिवेट तो जो लगती थी वर्किंग स्ट्रेस में, और बोल्ट का यूज हुआ है लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है। चैप्टर वही था, वो कनेक्शन बोल्ट और रिवेट कनेक्शन वो लगभग बात एक ही थी। अब बात करता हूँ डिजाइन ऑफ स्लैब बेस की, आपके क्वेश्चन की। मैंने क्या बताया आपको, अब जब भी आपको डिज़ाइन का क्वेश्चन दे रखा हो किसी भी चीज़ में, आपको मैंने बताइए कि आपको डाटा आपको बता दिया IS 350 आपको दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि हमेशा क्वेश्चन करने से पहले, चाहे वो RCC का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे टॉस का हो, चाहे किसी भी का हो, हमेशा पहला स्टेप किया करो आप, स्टेप फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, स्टेप फर्स्ट गिवन डाटा, कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा, क्योंकि आपको
आपके पास क्या क्या सामग्री है, इससे हमें मटेरियल क्या क्या है हमें पता चल जाएगा कि हमें अब क्या निकालना है, क्या नहीं, क्या फाइंड आउट करना है, क्या नहीं करना है, कि हमारे पास इतना मटेरियल है, अब इसके आगे हमें क्या काम करना है। हमें जब फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारे पास ये चीज़ है, तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप निकालते जाएंगे। तो हमारे ऐसा करने से सवाल के गलत होने के चांस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, बहुत मिनिमम, क्योंकि आप डायरेक्ट करते हो तो आपके दिमाग से नहीं आता मुझे क्या करना है। अब यहाँ पे मटेरियल लिखा होता है पूरा, तो आपको इजीली पता रहता है कि मेरे पास क्या क्या डाटा दे रखा है, मुझे क्या क्या निकालना है और उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो आपके लिए क्लियर होते हैं। अब ये तो है डिज़ाइन का क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है डिज़ाइन का। अब जब आपको दे दिया है कि आपको सेक्शन कौन सा दे रखा है, आपको मैं ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ लेकर आऊँ। आपको सेक्शन कौन सा दे रखा था, ISHB 350-8 ये दे रखा था 710, और FE 410 ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा था। ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ना। अब इस चीज़ से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं FE 410 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, FE 410 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए क्या हमारे पास FU कितना हो जाएगा 410 MPa, और FY भी क्या हो जाएगा 250 MPa, ये चीज़। और मैक्सिमम स्टील स्ट्रक्चर में आपको 410 ग्रेड ऑफ स्टील ही मिलता है, ये बात का ध्यान रखना। 400 उसके लिए FU का मान 410 MPa होता है, और FI MPa का मतलब क्या होता है न्यूटन पर mm², ठीक है, न्यूटन पर mm²। अब यहाँ तक बात खत्म होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन में। और क्या दे रखा था सर, आपको लोड दे रखा था, एक्चुअल कंप्रेसिव लोड ले रखा। लोड को मैं पीछे नोट कर लूँ, 1500 किलोमीटर मेरे पास लोड दे रखा था। ये चीज़ बात होगी ख़त्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। अब मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ देखनी पड़ेगी कि जो ये वाला है इसकी क्या है, तो इसके गुण देखने पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ISHB 350-8-710। अब ये आपके क्वेश्चन में कोई सा भी बन सकता है, मैं यहाँ ISHB से 350 से करा रहा हूँ, आपको कोई सा भी सेक्शन दिया हो सकता है, यहाँ पर आपको लोड कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, आप स्लेब बेस का डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, 350। अब इसके लिए आप क्या करोगे, स्टील टेबल पर खोलोगे और इस सेक्शन को देखोगे, ये सेक्शन है कहाँ, ये सेक्शन कहाँ पर है, तो आप आई सेक्शन है, ISHB से आई सेक्शन पे जाओगे, यहाँ से ये आपके आई सेक्शन चल रहे हैं। अब यहाँ से इसमें क्या देखोगे आप 350, ISHB 350, तो मैं यहाँ चला ISWB ISHB आ गई, ISHB, तो ये हमारे पास ISWB यहाँ देखिए, तो आप लगभग आपके पास पेज नंबर 4 पे आ गए। ISHB यहाँ से स्टार्ट हो गई, ISHB 200, ISHB 250, 300 और ISHB 350। लेकिन ISHB 350 का आगे क्या लिखा हुआ 661, 661.1, 66। तो क्या हमारा सेक्शन तो ये तो नहीं है, हमारा सेक्शन तो ये है ISHB 350-8-710, ना कि 66। ये मेरे काम का नहीं है। फिर मैं आगे चला, अच्छा ISHB 350 एक और है, ISHB 350 710.2, अच्छा ये मेरे काम का 710 वाला, ये मिल गया। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कि हमारे पास थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी दे रखी है, थिकनेस ऑफ वेब कितनी दे रखी है, फिर ठीक है जो H कितना दे रखा है और B कितना दे रखा है, वो सबको आप उतार लो एक एक करके। तो हमारे पास थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF कितनी दे रखी है, इसमें देखो IS 350-710 के लिए थिकनेस ऑफ फ्लैंज दे रखी है 11.6 mm, 11.6 mm लिख ली, 11.6 mm। फिर मैं चला, थिकनेस ऑफ वेब कितनी दे रखी है मुझे, थिकनेस ऑफ वेब TW, थिकनेस ऑफ वेब दे रखी है 10.1 mm, 10.1। अब फिर मेरे पास चला क्या, H की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेप्थ ऑफ सेक्शन लिख लो या H लिख लो, डेप्थ ऑफ सेक्शन सीधा लिख लेता हूँ, H कितनी देर की आपको 350 mm, 350। फिर विड्थ कितनी देर की है 250, विड्थ ऑफ फ्लैंज B, विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी देर की मेरे पास, B का मान कितना दे रखा है, B का मान दे रखा है मेरे पास 250, 250 mm। चलिए ये तो मेरे पास सारा क्या हो गया, जितना भी मेटेरियल दिया हुआ था मुझे वो सारा गिवन डाटा हो गया। अब ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया कि मुझे मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो मेरे पास क्वेश्चन जो डाटा दे रखा था मेरे पास उसके अकॉर्डिंग, और जो मेरे को सेक्शन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी वैल्यू पुट कर ली। अब मुझे यहाँ सकते कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे इतना मैटर मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब मुझे पूछा है कि अब आप स्लेब बेस की डिज़ाइन कर दो।
मैंने देख लिया FE 410 MPa, FI 250 दे रखा है, लोड आपको 1500 न्यूटन दे रखा है, और ये सेक्शन दे रखा था। इस सेक्शन के लिए थिकनेस ऑफ फ्लैंज क्या होती है, थिकनेस ऑफ वेब क्या होती है, डेप्थ ऑफ सेक्शन क्या होती है, विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या होती है। अब ये तो फ्लैंज और वेब में तो पता है ना कि वेज देखो क्या होते हैं, ये भी बता देता हूँ आपको एक बार। ये आई सेक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज VF, ये फ्लैंज, और इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF। ये फ्लैंज होती है, इसको वेब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है, ध्यान रखना। ये फ्लैंज होती है और ये वेब होती है, तो इसको बोलेंगे इतनी सी हो, ये होएगा थिकनेस ऑफ वेब, ये थिकनेस ऑफ वेब, और ये क्या हो जाएगी, डेप्थ ऑफ वेब, डेप्थ ऑफ वेब, वेब DW, ठीक है, और ये थिकनेस वही फ्लैंज है ही। और क्या रह गया इसमें, थिकनेस ऑफ फ्लैंज होगी, विड्थ ऑफ फ्लैंज होगी, चौड़ाई फ्लैंज की, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब, वेब की थिकनेस कितनी है, और डेप्थ ऑफ वेब कितनी है, और पूरे सेक्शन की डेप्थ कितनी है, ये लो 350 mm, ये आ गई 350 mm। पूरे सेक्शन की विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी है, कि 250 mm, बस ये तो कहानी है। और थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी देर की है आपको, 11.6 mm। थिकनेस ऑफ वेब कितनी देर की है, 10.1 mm। बस ये जो सारा मैटर हो गया अपने पास। ये चीज़ें दे रखी है। ये कहाँ से पता लगा हमें, हमें कोड से, हमारे टेबल बुक से। हमने इस टेबल में देखा, हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ये सेक्शन दे रखा था ISHP 350 टन। हमने इसमें खोला स्टील टेबल के अंदर और सारे लिख लिया। लेकिन ये लिखना नहीं, बस मुझे आपको समझाना था कि वेब थिकनेस, वेब क्या होती है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज क्या होती है, वेब क्या होती है, ठीक है। ये इससे अपना कोई मैटर नहीं है। अब चलते हैं अपन आगे, चलिए एक एक स्टेप सी। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप हमेशा आपको निकालना है। ये स्टेप याद रखने हैं, बस आपको स्टेप आपको याद रखने ही पड़ेंगे। स्टेप 2, ये खत्म होगी कहानी यहाँ तक ही। स्टेप 2, bearing स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, bearing स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की हिंदी वाले की धारण क्षमता लिख लो या बेरिंग स्ट्रेंथ लिख लो, वो अच्छी रहेगी। बेरिंग स्ट्रेंथ, बेरिंग स्ट्रेंथ। वैसे तो स्टेप आप सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कंक्रीट बेरिंग स्ट्रेंथ। अब देखो, जब आपने कंक्रीट के लिए डायग्राम बनाया था, डिज़ाइन के जब आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते थे, तो आप क्या करते थे, कंक्रीट को कैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के और के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। तो कंक्रीट की जो आपकी स्ट्रेंथ होती थी वो कितनी होती थी, आप कहते थे सर FCK, और स्ट्रक्चर के लिए कितनी होती थी, तो आपने पढ़ा था 0.67 FCK, 67 FCK फॉर स्ट्रक्चर के लिए पढ़ी थी। और क्यूब के लिए क्या पढ़ते थे आप, क्यूब के लिए 150 बाई 150 mm के क्यूब के लिए आप क्या पढ़ते थे, 150 mm बाई 150 mm क्यूब के लिए आपने क्या पढ़ा होगा, कंक्रीट के अंदर स्पेशली आपने पढ़ा होगा, तो FCK पढ़ते थे। लेकिन जो हम डिज़ाइन के लिए लेते थे, डिज़ाइन के लिए क्या लेते थे आप, तो 0.45 FCK लेते थे 0.45 FCK लेते थे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को। तो वही काम आपको यहाँ करना है, बस एक दूसरे से सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ क्या निकालोगे आप, कंक्रीट की निकालोगे, तो वो कितनी होती है। अगर आपको दे रखी हो तो ठीक है, क्वेश्चन के अंदर स्टेप कैसे बढ़ा सकता है, स्टेप को कम कैसे कर सकता है, वो सकता है एग्जाम में वो दे दे कि कंक्रीट की बेरिंग स्ट्रेंथ इतनी, ये लो, ये स्टेप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और नहीं दी तो स्टेप बढ़ गया। कोई भी चीज़ का स्टेप है बढ़ाना कम करना, वो क्वेश्चन वाले पे डिपेंड करता है, वो दे देगा, ठीक है। अब कंक्रीट की बेरिंग स्ट्रेंथ, कंक्रीट की बेरिंग स्ट्रेंथ, साथ साथ बता दूँ, स्टेप इसलिए लिखवाई नहीं है, सीधा क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 0.45 FCK, 0.45 FCK। अब सर आपको क्वेश्चन में सर FCK का मान नहीं दे रखा, कंक्रीट की ग्रेड नहीं दे रखी, M20 FCK क्या, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप M20, M25 और M30 अपने अनुसार मान लोगे, अपने अकॉर्डिंग मान। अगर दे रखी हो क्वेश्चन में तो कोई भी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, दे रखी है तो हमें दिमाग लगाना है। अगर नहीं दे रखी हो तो ऐसी कंडीशन में M20, M25, M30 मान लेना। अब कई बच्चे के सर M15 क्यों नहीं रख सकता मैं, M15 मिनिमम ग्रेड ऑफ IS 456 1978 के अकॉर्डिंग होता है। IS 456 1978 जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में था, उसके अकॉर्डिंग होता है मिनिमम ग्रेड M15, जबकि IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड में है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी कितनी है, M20 है,
ठीक है, M20 है और M25 M30 के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, तो आप M20 को ही ले लेना, मिनिमम मैक्सिमम आप M20 को ही लेके चलोगे। जहाँ तक होगा आपको क्वेश्चन के अंदर M20 या M25 दे रखा होगा। अब M20 M25 का मतलब तो पता होगा, नहीं भी पता है तो देख लो। M20 का मतलब ये होता है कि जो FCK का मान दे रखा है जो आपको 20 न्यूटन पर mm² दे रखा है, और M25 का मतलब ये होता है कि FCK का मान जो दे रखा है आपको 25 न्यूटन mm² दे रखा है। ठीक है, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना। चलिए अब आगे चलते हैं, अपन बीरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो मैंने क्या ले ली, M20 ले ली। क्या ले ली, M20 ले ली। M20 यूज़ कर लिया मैंने, M20 यूज़ कर लिया, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 0 पॉइंट तो क्या होगी 0.45 इंटू 20। तो इसको सॉल्व करूँगा बीरिंग स्ट्रेंथ को, बीरिंग स्ट्रेंथ को शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो कितना मान आ जाएगा मेरे पास बीरिंग स्ट्रेंथ सॉल्व करने के बाद आ गया 9 न्यूटन पर mm²। ये मेरी बीरिंग स्ट्रेंथ हो गई, ख़त्म कहानी। ये मेरा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी नहीं। वही पहला स्टेप गिवन डाटा किया है, दूसरा मैं बीरिंग स्ट्रेंथ निकाली, कंक्रीट की बीरिंग स्ट्रेंथ। तीसरा स्टेप निकालूंगा मैं बेस प्लेट के लिए, स्टेप तीसरा। स्टेप तीसरा क्या है मेरा, बेस प्लेट के लिए रिक्वायर्ड एरिया। बेस प्लेट, बेस प्लेट बेस प्लेट के लिए रिक्वायर्ड एरिया, मतलब जो आप बेस प्लेट लगा रहे हो उस प्लेट के लिए कितने एरिया की आवश्यकता है, कितना एरिया हमें चाहिए, कितना एरिया चाहिए हमें, कम से कम प्लेट का एरिया कितना होना चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड एरिया निकालूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप है। ये आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे, अपने आप चीज़ें समझ में आती जाएगी। बेस प्लेट के लिए रिक्वायर्ड एरिया, अब बेस प्लेट के लिए कितना मुझे एरिया रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा एरिया निकालने के लिए आपके पास, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लोड अपॉन में बीरिंग स्ट्रेंथ। बीरिंग स्ट्रेंथ, लोड अपॉन में बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कोई दिक्कत? एरिया वाला क्या हो जाएगा, लोड अपॉन में बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। खाली बीरिंग स्ट्रेंथ भी लिख देना भले आप, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एरिया बराबर लोड इंटू बीरिंग स्ट्रेंथ अपॉन में बीरिंग स्ट्रेंथ। अब चलिए पहला स्टेप आई होप उतार लिया होगा आपने साथ साथ। आज तो अपन काफ़ी धीरे चल रहे हैं वैसे भी। चलिए अब लोड ये निकालिए, लोड का मान कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर, तो मैंने एरिया निकाला 1500 किलोमीटर दे रखा है, उसको न्यूटन में चेंज कर दिया, 10 की पावर 3 इंटू 3 कर दिया। ठीक है, और बीरिंग स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है मेरे पास, 9 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 9। इसको सॉल्व किया मेरे पास, तो एरिया कितना आ गया मेरे पास, सॉल्व करो इसको आप साथ में कैलकुलेटर से, तो मेरे पास आ गया 1666.6 mm²। यही आ रहा है कि सबके पास, 1 2 3 4 5 चेक कर लेना, यही आ रहा है कि आपके पास। ठीक है ना, देखो फिर कहता हूँ कैलकुलेशन में गलत हो जाए तो कोई भी दिक्कत मत लेना, तरीका यही रहेगा, स्टेप में कहीं भी परिवर्तन नहीं होगा। कैलकुलेशन में गलत हो जाए तो उसकी चिंता मत करना, बस स्टेप में कहीं भी कोई गलती नहीं है, स्टेप डिटो चलेंगे। चलिए ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब ये मेरे पास एरिया निकल गया, चलिए ये मेरे पास एरिया हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम चौथा, स्टेप 3 हो गए, स्टेप 4 साइड ऑफ बेस प्लेट। साइड ऑफ बेस प्लेट, साइड ऑफ बेस प्लेट समझ में नहीं आया होगा, तो बेस प्लेट की भुजा, बेस प्लेट की भुजा ज्ञात करना, हिंदी में भुजा ज्ञात करना, जिसको अभी देखो भुजा। अब अपन कौन सी प्लेट डिजाइन कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेट। कौन सी, स्क्वायर प्लेट। आपके सिलेबस स्क्वायर प्लेट ही है, अपन सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेट लगा रहे हैं। अब सर स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है वर्ग। क्या होता है, वर्ग। वर्ग क्या आकृति कैसे होती है, ये चीज़ आकृति, इस तरह की प्लेट है। अब इसका क्षेत्रफल, एरिया का फार्मूला क्या होता है, आप कोई भी रेक्टेंगल होता है उसका आप क्या करते हो सर, बी इंटू डी, यही होता है एरिया, बी इंटू डी। रेक्टेंगुलर का बी इंटू डी एरिया होता है,
और यहाँ पे जब स्क्वायर है, जितनी भुजा ये है उतनी ये है, मतलब b बराबर किसके है, d के, तो b की जगह d लिख दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर भुजा स्क्वायर हो जाता है। आपने पढ़ा भी है स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आप क्या कहते हो सर, भुजा का स्क्वायर, वो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो अब मुझे एरिया मेरे पास निकल गया है। अब ये मुझे कह रहा है एक भुजा निकालो आप, तो एरिया आपके पास है, तो मतलब लेंथ और विड्थ स्क्वायर की क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। जो लेंथ होती है वही विड्थ होती है। अब तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा इसका, तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा इसका, भुजा का स्क्वायर विड्थ का लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर कर दूंगा मैं, जो भी लेंथ या भुजा आई होगी उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। अब एरिया का मान मेरे पास कितना है, पुट कर दो यहाँ पर 1666.6 और एल स्क्वायर, यही है। अब मुझे एल का मान चाहिए तो क्या करूँगा, दोनों और रूट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, दोनों और रूट का मान कर, दोनों रूट कर दूंगा, लिख लेना, आपको दिक्कत नहीं, दोनों रूट करने पर तो यहाँ से एल का मान मेरे पास लगभग आएगा, सॉल्व करोगे तो 408 या समथिंग कुछ भी आएगा, पॉइंट पे देख लेना आप, जो भी आए उसको लगभग बढ़ा के मैंने मान लिया 420 mm, 420 mm, 408 407 जो भी आया आपका एल स्क्वायर। सर आएगा कैसे, जब एल स्क्वायर हटाओगे तो एल दोनों की तरफ रूट कर दोगे, तो यहाँ तक करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दोनों का रूट करोगे, तो एल स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा एल, और इसका यूज़ करोगे तो 408 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने इसको आगे बढ़ा के कितना मान लिया, 420 mm। तो कितनी भुजा आ गई, 420 है, एक भुजा आ गई। अब मैं पूछूँ आपसे कि जब आपने ये स्क्वायर है, इसकी आपने एक भुजा 420 mm निकाल दी, तो इस भुजा का मान बताना मुझे कितना होगा। सर कहोगे अभी तो आपने बताया था लेंथ और ब्रेड्थ के बराबर होती है, तो ये भी तो 420 mm होगी, मतलब एरिया। अब इसका मैं कहूँ एरिया बताओ, तो सर 420 × 420 इंटू कर दो, यही एरिया है। मतलब आपके पास अब जो एरिया है वो ये एरिया है। चलिए यहाँ तक यूज़ हो गया आपका। अब मैं इस स्टेप को मिटा देता हूँ। तो हैंस, सो हैंस क्या होगा, हैंस सो प्रोवाइड बेस प्लेट। सो प्रोवाइड बेस प्लेट, आप कौन सी बेस प्लेट प्रोवाइड कर रहे हो, 420 mm बाई 420 mm, आप ये बेस प्लेट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। 420 बाई 400 mm बेस प्लेट, आप ये बेस प्लेट आप हैंस प्रोवाइड बेस प्लेट कौन सी कर रहे हो आप, 420 mm बाई 420 mm आपने बेस प्लेट प्रोवाइड कर दी। ये आपकी जो आपने सिलेबस डिज़ाइन किया है उसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई, लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब हम जो सिलेबस की डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई तो आ गई, अब क्या रह गई, अब रह गई उसकी थिकनेस। अब क्या रह गई, अब थिकनेस भी निकालेंगे, ठीक है। अब क्या निकालेंगे अपन, थिकनेस निकालेंगे उसकी। तो अपन अब स्टेप 4 तक हो गया आपका। चलिए अब आपने जब ये एरिया निकाल लिया, 400 बाई 420 mm की अपने प्लेट भी कर दी। अब जो प्रेशर है उस पर बीरिंग प्रेशर लगा। अब बीरिंग स्ट्रेंथ के लिए अपन डिज़ाइन कर रहे थे, कितनी बीरिंग ले रहा है, लोड को, मतलब स्लैब बेस किसके लिए डिज़ाइन कर रहे थे, कॉलम के लोड को फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र करना। अब वो लोड प्रेशर कितना ले पा रहा नहीं ले पा रहा वो चेक करते हैं अपन स्टेप 5 में, स्टेप 5 में, स्टेप 5 में। स्टेप क्या करेंगे, 5वां, द बीरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। कितना आ रहा है द बीरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। स्टेप को याद रखना, ध्यान रखना, बीरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन में एरिया, लोड अपॉन में क्या हो रहेगा हमारा, एरिया, लोड अपॉन में एरिया। इसको मैंने ए से नोट किया, इसको मैंने A1 से नोट कर दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसको मैंने ए से लिखा है, इसको मैंने A1 से लिख दिया, ठीक है। जिसको A1 में इसको कह सकता हूँ, क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि अब तो एरिया में ये काम नहीं, तो मैं डिज़ाइन में एरिया आया था, इसका मैंने देखा बुझाई, तो मैंने क्या मान लिया 420 mm। अब मेरा जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया है, और लोड मेरा उतना ही है। लोड कितना है मेरे पास, 1500 × 10⁻3। एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, 420 × 420 इस एरिया से। अब क्योंकि अब सर कहेंगे सर इस एरिया का यूज़ क्यों कर रहे हो,
इस एरिया का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइन हम इस बेस प्लेट से कर रहे हैं, ना कि इस वैल्यू से। इससे डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो इससे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अपन जब इससे डिज़ाइन कर रहे हैं 420 बाई 400 mm से, तो फिर अपन क्या करेंगे, तो W इस एरिया को लेंगे, किसको लेंगे, इसी एरिया को लेंगे, लोड इनटू एरिया। अब चलिए, तो बीरिंग प्रेशर कितना है अपन W का मान, इसको सॉल्व करेंगे, ये मान करीब करीब आपके आएगा 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 8.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि हमारा कम होना चाहिए बीरिंग स्ट्रेंथ से, जो कि हमारा कम होना चाहिए किससे, बीरिंग स्ट्रेंथ से। अब देखो 9 न्यूटन पर एम स्क्वायर, पहले ये 9 कहाँ आया था आपका, जहाँ आपने बीरिंग स्ट्रेंथ निकाली थी, वो बीरिंग स्ट्रेंथ की इतनी, तो जी हमारे पास कितना हम बीरिंग प्रेशर ले पा रहा है, 8.50 न्यूटन पर एम स्क्वायर ले पा रहा है। तो इसकी वैल्यू हमेशा उससे कम आनी चाहिए, ये वैल्यू कम आ जाएगी तो आपका डिज़ाइन जो है एरिया के मामले में हैंस ओके है। एरिया के मामले में आपको कहीं भी ये जो आपने बेस प्लेट का एरिया प्रोवाइड किया है 420 बाई 400 mm, इसमें कोई भी गलती नहीं है आप करेक्ट। अब कई बच्चों का एक सवाल आएगा फिर से कि अगर सर इससे ज़्यादा हो जाता तो मैं क्या करता, अगर इससे आपका मान ज़्यादा हो जाता हो से, तो क्या करते, कहाँ संशोधन कर सकते हो आप, एरिया में ही संशोधन कर सकते। क्यों गड़बड़ किस, आपको क्या करना है, लोड को ट्रांसफ़र करना है, और लोड क्या हो रहा है, बेस प्लेट के ऊपर से फाउंडेशन आएगा, और उसका वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे। जब उसका एरिया को कम ज़्यादा करो जब भी तो करेगा। अब यहाँ पर इस एरिया से छेड़का नहीं करोगे, लोड तो सेम रहना है, क्योंकि क्वेश्चन है, लोड तो उसने फिक्स दे रखा है कि 1500 किलोटन का लोड तो काम कर रहा ही है। अब आपको डिज़ाइन करना है इस लोड के अकॉर्डिंग, तो आपने कहा ठीक है, फिर आपने एरिया निकाला 408, तो आपने लगभग मान लिया 420 mm, तो 420 बाई 420 से प्रोवाइड किया तो आपका इससे कम आ गया, ठीक है। नहीं आता तो क्या करते, 425 बाई 425 कर लेते आप, तो चलिए फिर एरिया बढ़ाते। अगर सर मेरा यहाँ पर ज़्यादा आ जाता, इस जगह सुनना बात, यहाँ पर ये मान 9 से ज़्यादा आ जाता, तो क्या मैं यहाँ से पर्सन को डिलीट कर काटता पूरा, नहीं काटते नहीं, आप यहाँ पर लिखते सेक्शन इज फेल, मेरा सेक्शन इज फेल, सो हैंस रीडिज़ाइन, रीडिज़ाइन करके क्या करते आप, फिर इसको एरिया को वापस करते कि एरिया बढ़ाने पर, एरिया इंक्रीज़ करने पर, एरिया बढ़ाने पर 420 से 425 या 430 से इस तरह बढ़ाओगे, कितना चेंज आ रहा है, तो 420 से 430 बाई 430 में बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाया, फिर आपने वापस ये बीरिंग स्ट्रेंथ निकाली, फिर ये मान कम आ गया, तो वहाँ लिखा आपने हैंस ओके। समझ गया, काटना नहीं है, ये गलत नहीं है। अगर आपका सेक्शन यहाँ फेल हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, बस वहाँ पे आपका सेक्शन फेल कर जा रहा है कि मैं जो एरिया लेके चल रहा हूँ उस एरिया पे मेरा सेक्शन फेल कर रहा है, उस एरिया से काम नहीं चलेगा, उस एरिया से मेरा डिज़ाइन नहीं होगा, उस एरिया में डिज़ाइन गलत आ रहा है, अब मुझे एरिया को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा मुझे सेक्शन इज फेल सो रीडिज़ाइन। फिर आप क्या करोगे, एरिया बढ़ाने, जो रीडिज़ाइन करने के लिए आपको जो प्रोसेस अपनानी है, क्या करना है, इसमें एरिया बढ़ाना है, तो हैंस एरिया बढ़ाने पर कितना एरिया बढ़ाया, जितना एरिया बढ़ाया, फिर हैंस एरिया A1 क्या आ गया, A1 की जगह A2 आ जाएगा, फिर आपके पास A2 कितना है, आपके पास जो भी एरिया है 430 बाई 430 में, फिर उस एरिया को प्रोवाइड करो वापस यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में। लोड कितना आएगा, 1500 इंटू 10 की पावर 3, एरिया आपने 430 बाई 430 लिया हो, तो फिर उसको प्रोवाइड करो, वो इससे कम आ जाए, किससे, बीरिंग स्ट्रेंथ से, शुरू में जो बीरिंग स्ट्रेंथ उससे कम आ जाए, तो वहाँ पर फिर सेक्शन क्या आ गया आपका, हैंस ओके आ गया है, आ गया। फिर आपको आगे चलना है, समझ गए बात को। अगर सेक्शन फेल हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग एक सवाल कराते हैं उसमें तो हमारा सेक्शन सही चला जाता है, और आप लोग जो प्रैक्टिस करते हो उसमें आपके सेक्शन फेल होते हो, फिर आप कहते हो ये तो गड़बड़ हो गई, फिर वो मिसमैच करते हैं, तो वो उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, कई बार डाटा ऐसे ले लेते हैं अपन तो उसे सेक्शन फेल कर जाता है। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे 408 से 410 mm बढ़ाता, 410 mm लेता, तो मुझे श्योर पता था कि मेरा सेक्शन फेल कर जाएगा, क्योंकि 420 की वैल्यू पे 408.50 हरा लगभग इसके पास में, तो 410 से सीधा मैंने क्या करा, 420 mm ले लिया। और ऐसे सवाल मैंने सेक्शन फेल करने वाले भी आरसीसी के अंदर, कॉलम के अंदर मैंने कई कराए हुए हैं, तो वहाँ देखा, आरसीसी आपने देखी होगी जब कॉलम चैप्टर के अंदर, तो मैंने वहाँ बताए गए हैं सेक्शन फेल हो जाता है जब क्या, वहीं से कैसे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ तक स्टेप 5वां हो गया आपका कंप्लीट। अब आई होप कि यहाँ तक आपने उतार लिया होगा पूरा। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप 6 पे, छठे स्टेप पे।
छठे स्टेप पे चलते हैं अब नेक्स्ट। चलिए वही चीज़, थिकनेस ऑफ स्लैब बेस, थिकनेस स्टेप 6, थिकनेस ऑफ स्लैब बेस, थिकनेस ऑफ स्लैब बेस, थिकनेस ऑफ स्लैब बेस निकालनी है। उसके लिए फॉर्मूला TS, थिकनेस ऑफ स्लैब बेस का फॉर्मूला होता है आपके पास 2.5। ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, ये आपके कोड में है। W A स्क्वायर माइनस 0.3 B स्क्वायर इंटू गामा M0 अपॉन में FY। फार्मूला है फ्रॉम IS कोड 800/2007 पेज नंबर 47। ठीक है, अब यहाँ पे 2.5 भी कोई दिक्कत नहीं है, W हमें लोड पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस टाइम पता है, गामा M0 का मान पता है, FY का मान पता है, A और B के मान मालूम नहीं है, हमें A और B का मान मालूम नहीं है। तो A और B की वैल्यू का फॉर्मूला निकालने का होता है L-B/2 और B निकालने का होता है L-H/2। ठीक है, L-B/2 L-H/2। तो आप निकालोगे तो L और B तो एक ही बात है, 420 माइनस B की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 250, शुरू में आपने मान उतारा था बटे 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 85 mm। फिर आपके पास लेंथ वही है सेम 420, H की मान कितनी है 350, ये विड्थ ऑफ फ्लैंज है, ये आपके पास डेप्थ ऑफ सेक्शन है पूरी 2 बराबर किया। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 35 mm। और इसकी कंडीशन भी लिख रखी होगी, इसका मान जो आता है थिकनेस ऑफ फ्लैंज से ज़्यादा आना चाहिए। पेज नंबर 47 पे देखोगे आप ऐसा लिखा हुआ होगा ये फॉर्मूला ऐसे कि ये वैल्यू जो है थिकनेस ऑफ फ्लैंज से ज़्यादा आनी चाहिए, थिकनेस ऑफ फ्लैंज से वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। अब ये A भी निकल गया, B भी निकल गया, तो आप इसको प्रोवाइड कर दो थिकनेस ऑफ फ्लैंज में, फॉर्मूले में पुट कर दो 2.5 इंटू W का मान कितना दे रखा है आपको 8.50 आया है आपके पास 8.50 इंटू A का स्क्वायर, A का मान कितना आया है 85 का ऑल स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू B का स्क्वायर, B का मान कितना है 35 का स्क्वायर इंटू गामा M0 का मान कितना है 1.10 FI की वैल्यू कितनी है 250। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे TS की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगी 25.33, जिसको लगभग मैंने मान लिया 28 mm, जो कि बड़ी है थिकनेस ऑफ फ्लैंज से, जो कि बहुत बड़ी है थिकनेस ऑफ फ्लैंज से। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज तो कितनी थी आपकी 11.6 mm, 11.6 mm। तो ये कंडीशन लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना। तो आपका ये तो लगभग केस लागू हो जाता है, ये तो लगभग आगे ही आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू आती है इसकी, तो इसमें तो आपको इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका है सेक्शन ओके। एक बात देख सुनना, जब भी आप कभी एग्ज़ाम में जा रहे हो, वैसे तो ये है रॉन्ग लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको, जब भी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हो और आपके पास टाइम बहुत कम बचा हो, आपके पास समय बहुत कम हो, देखो पहली बात तो ऐसी केस आना ही नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन इन रेयर केस, बहुत रेयर केस, 1% चांस बता रहा हूँ, अगर आपका यहाँ पर कहीं भी चीज़ सेक्शन फेल हो रहा हो, सेक्शन क्वेश्चन में फेल हो रहा हो और रीडिज़ाइन करने का समय एग्ज़ाम में नहीं बचा है, रीडिज़ाइन करने का समय एग्ज़ाम में नहीं बचा है। मान लीजिए आप लास्ट क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहे हो, 12 नंबर डिज़ाइन कर रहे हो और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हो, वहाँ आपका सेक्शन फेल कर जाए, अब आपको पता है इस रिवीजन करने में भी इसको वापस करूंगा और समय मेरे पास 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट है, कॉपी छिन जाएगी, तो वहाँ ऐसे केस में आप सेक्शन को पास कीजिए, सेक्शन को फेल मत होने दीजिए। जिस कंडीशन को उसको पास कराना है, मान लो थिकनेस ऑफ फ्लैंज 11.6 है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपकी कितनी है 11.6 mm है और आपका यहाँ मान आ गया 10 mm, तो 10 mm ना लेके 12 mm लो, जिससे आपका सेक्शन पास हो जाए। डिज़ाइन का क्वेश्चन है, आपका सेक्शन पास होना चाहिए। क्यों, देखो कट तो नंबर वैसे भी रहे, अगर गलत हो जाएगा इसको मैं पूरे को काटूंगा और ये करूँ तब भी नंबर कमाएंगे, तो इससे अगर आपके लक अच्छा है, चांस अच्छा है तो मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी है चीज़ ये गलत, पहले ऐसी नौबत आएगी नहीं डिज़ाइनों में, आप करोगे ऐसी कंडीशन कभी
बनती ही नहीं है, ठीक है ना। आप तो सिर्फ जो तरीके से करोगे तो कहीं भी गलत नहीं होगा। अब ये मैंने 25.33 से 28 mm मान लिया, तो हैंस प्रोवाइड स्लैब बेस क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, नीचे लिख दोगे नीचे इसमें हैंस प्रोवाइड स्लैब बेस कितनी प्रोवाइड कर रहे हो भाई आप, 420 इंटू 420 इंटू 28 mm की हैंस। ओके, ये आपका स्लैब का बेस का डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। 420 बाई 420 mm का ये आपका स्लैब बेस का डिज़ाइन, बस इतना छोटा सा डिज़ाइन है। अब बीटेक में क्या होता है, डिप्लोमा मतलब इतना ही पूछता है, बीटेक में क्या करता है वो आगे इसको कनेक्शन और पूछ लेता है, कनेक्शन। क्योंकि देखो जब स्लैब बेस को कॉलम से जोड़ोगे, फाउंडेशन जोड़ोगे, स्टील का मेंबर है, किसी ना किसी से जोड़ोगे, वेल्ड से या बोल्ट से जोड़ोगे। आगे कर सकते हो आप, कर लेना, नहीं करोगे तो इसका अगला पार्ट भी मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। इसका अगला पार्ट, ये पार्ट 1 है, आगे का स्टेप मैं करा दूंगा। जहाँ तक है मैक्सिमम वो यहीं तक पूछता है, पार्ट 1 यहीं तक पूछता है, डिप्लोमा में लगभग यहीं तक पूछता है। स्लैब बेस्ड डिज़ाइन कीजिए, वो 6 नंबर का पूछता है, तो क्वेश्चन 6 नंबर का या 5 नंबर का पूछता है, तो वो यहीं तक ख़त्म करता है। बीटेक में कई बार बड़ा पूछ लेता है, वो ज़्यादा पूछ लेता है, 12 नंबर का पूछ लेता है। अगर आपसे भी अगर डिप्लोमा में पूछ ले कि वैसे तो देखो अगर आपने बोल्ट कनेक्शन और वेल्ड कनेक्शन पढ़े हुए तो दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक कर लिया। अब ये कहेगा इसको वेल्ड से जोड़ो, तो वेल्ड से जोड़ने के लिए क्या होगी, हम क्या निकालते हैं, रिक्वायर्ड वेल्ड लेंथ। अब उस पूरे का आई सेक्शन है, उसमें कितनी रिक्वायर्ड की वेल्ड लेंथ चाहिए, वो आप बी थिकनेस ऑफ लेंस पूरी, जैसे मान लीजिए अब इसको वेल्ड से कनेक्शन करना है, मैं वैसे करा दूंगा इसको, ये पूरी वेल्ड से करनी चाहिए, तो इसकी लेंथ वगैरह, तो वेल्ड की लेंथ आ जाएगी, रिक्वायर्ड वेल्ड। और फिर क्या निकालनी है, बोल्ट वेल्ड की स्ट्रेंथ निकालती तो वेल्ड लेंथ आ जाएगी, बस खत्म करनी थी, वेल्ड वाले कनेक्शन देगी तो। और जहाँ तक इतना ही कंप्लीट हो जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी मैं इसी सवाल का अगला पार्ट जो बहुत कम पूछा जाता है मैं करा दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो का अगला पार्ट, इसी क्वेश्चन को लूँगा आगे, इसी क्वेश्चन की डाटा को लेते हुए अगला क्वेश्चन डाटा लूँगा, फिर स्लैब बेस अपना कंप्लीट हो जाए। और लगभग स्लैब बेस के जितने क्वेश्चन हैं आप उनको निकालना स्टार्ट कीजिए। स्लैब बेस के क्वेश्चन आपके यहाँ तक, आपके क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी डिज़ाइन का है उनको करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।